हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरविंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट के यूनिट 4 के ऊपर। जी हां, यूनिट 4 के ऊपर। और कोशिश रहेगी एक ही पार्ट के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, अगले पार्ट में हमको जाने की आवश्यकता न रहे। एमबीए में कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, बीबीए में है, बीकॉम, बीटेक, यूजीसी नेट सबके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप 3 पार्ट मेरे देख चुके होंगे, 3 यूनिट अपन रिवीजन कर चुके हैं, 4th यूनिट मैंने बनाई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या है। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर। देखिए, अब सीधे सीधे एक बात और बता देता हूं। बहुत सारे वीडियो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे पता है। आईबी के वीडियो, फाइनेंस के वीडियो सब पैरेलल बन रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि जल्द से जल्द आप तक सबमिट करें और जल्द से जल्द बना के आपके एग्जाम से पहले आपको अंतिम प्रहार भी प्रोवाइड कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और 100% मिलेगा। निश्चिंत रहिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सारी चीजें आप तक मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो अब इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। एक जनरल क्वेरी थी, सॉर्ट आउट कर दी मैंने। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर, यानी कि 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द नेचर। अब ये मतलब क्या है इस टॉपिक का। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब ये कहता है कि जब हम हार्मोनी की बात कर रहे हैं, वो भी नेचर के साथ में, हार्मोनी की बात कर रहा हूं मैं, वो भी किसके साथ में, नेचर के साथ में है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन भी डेवलप्ड हो और नेचर भी डेवलप्ड हो, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर ओवरलैप न करे। मतलब मेरे को यदि कहीं पे प्लांट लगाना है, कहीं कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो वहां पे मेरे को हार्मोनी तो मिले, हार्मोनी नेचर के साथ मिले। मींस के मैं प्लांट लगाऊं लेकिन वहां पर फॉरेस्ट की कटिंग करके ना करूं, वहां पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लॉयटेशन करके ना करूं। मींस कि वहां पे मेरी कंपनी की भी ग्रोथ हो और वहां पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी भी ग्रोथ हो। तो इसी को कहा जाता है हार्मोनी इन द नेचर, यानी कि हार्मोनी नेचर और आप किसी एक बात पर एग्री या डिसएग्री हैं। नेचर और हम किस बात पे किसी बात पर एग्री या डिसएग्री है, यही कहलाता है हार्मोनी, यानी कि सहज रूप से स्वीकार्य। सहज रूप से स्वीकार्य यानी कि नदियां कभी भी अपना जल पीने से मना नहीं करती। वो ये कहती है कि पियो, जितना पानी पीना है पी सकते हो, लेकिन उनको प्रदूषित मत करो। जो आज सबके लिए एनवायरनमेंट ने भरपूर दिया है, यानी किसी के लिए भी कम नहीं दिया। आज जितने भी ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, सबके लिए भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अपन एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, अपन उनको प्रदूषित करेंगे, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा, तो हार्मोनी गड़बड़ा जाती है। तो हार्मोनी का मतलब यहां पर यह है कि हमारी और नेचर की हार्मोनी देखो। अब इसमें 4 ऑर्डर्स होते हैं। 4 ऑर्डर्स का मतलब कि जो एनवायरनमेंट के ऑर्डर है, ठीक है। ऑलरेडी इसको बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैं समझा चुका हूं, लेकिन अभी फिर से इसको समझा देता हूं। यानी कि इस प्रकृति के अंदर, इस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर 4 ऑर्डर्स है। पहला ऑर्डर है, 10th क्लास में भी पढ़ा था, ये भी बता देता हूं, मटेरियल ऑर्डर। अब ये मटेरियल ऑर्डर क्या होता है। मटेरियल ऑर्डर का मतलब है कि वो ऑर्डर जिसके अंदर जो जीव जंतु जीवित नहीं है, जैसे कि हमारी सॉइल है ना। वैसे तो हमारे यहाँ माता का दर्जा प्राप्त है, पृथ्वी हमारी माँ, लेकिन नदियां हमारी माता है। तो सॉइल जो है, जो मतलब अपने आप को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, सॉइल हो गया हमारा। वो हमारा कौन सा होता है, मटेरियल ऑर्डर होते हैं। मटेरियल ऑर्डर लाइक कि आपका जो माउंटेन्स है, सॉइल है, वाटर है, ये सब किसके अंदर आते हैं, मटेरियल ऑर्डर के अंदर आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इनका डिफरेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका डिफरेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ऑल काइंड्स ऑफ द ऑर्डर। यानी क्वेश्चन या तो ये बनेगा अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, या ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द 4 ऑर्डर्स इन द नेचर। क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द 4 ऑर्डर्स इन द नेचर। पहला है मटेरियल ऑर्डर, जिसके अंदर हमारे माउंटेन्स आते हैं, सॉइल आती है, ठीक है, रिवर्स आते हैं, ये मटेरियल ऑर्डर। सेकंड है प्लांट ऑर्डर। प्लांट के अंदर जो हमारे प्लांट्स हैं, बायो ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके अंदर घास, बीज, फूल, ये सब इसके अंदर प्लांट ऑर्डर में आते हैं। थर्ड होता है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर के अंदर जितने भी हमारे एनिमल बीइंग है, लाइक एलिफेंट, लायन, ये सब इसके अंदर आते हैं, एनिमल ऑर्डर। और लास्ट होता है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन, जिसके अंदर हम सभी आते हैं, ह्यूमन बीइंग आता है, वो कहलाता है ह्यूमन ऑर्डर। अब समझ में नहीं आया हो तो कोई भी चिंता मत करना, एक क्वेश्चन याद करवा देता हूं। एक छोटी सी परेशानी अभी चली गई, ठीक है। हाँ, कौन कौन से ऑर्डर थे। सबसे पहला है हमारा मटेरियल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, मटेरियल। उसके बाद आता है हमारा प्लांट,
उसके बाद आता है हमारा एनिमल, ठीक है, और उसके बाद है ह्यूमन ऑर्डर। अब देखिएगा ये हर एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से जुड़ा हुआ होता है, और हम कुछ भी चेंज करेंगे तो पूरे एनवायरनमेंट यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित होता है। अब इसके अंदर डिफरेंस पूछे जाते हैं। अब डिफरेंस में क्या क्या होता है, देखो मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या आता है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर मैं अभी माउंटेन लिख देता हूं, मिट्टी आती है, माउंटेन आती है, रिवर आती है, ठीक है, रिवर्स कह सकते हो, ठीक है। प्लांट ऑर्डर के अंदर सारे प्लांट्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्लांट ऑर्डर के अंदर आते हैं। एनिमल ऑर्डर के अंदर आप मान सकते हो सारे एनिमल्स आते हैं। यहां पर एग्जांपल के लिए मैं एलिफेंट लिख देता हूं, यहां पर प्लांट लिख दिया, प्लांट ऑर्डर में तो प्लांट आ गए, और ह्यूमन में ह्यूमन बीइंग आ गए। डिफरेंस हमेशा पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफरेंस बताइए। तो मटेरियल ऑर्डर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता। मटेरियल ऑर्डर जितना मटेरियल है हमारे अर्थ के ऊपर, जितना सॉइल है, जितना वाटर है, केवल कन्वर्ट होता है एक रूप से दूसरे रूप में, है ना। जैसे पानी है तो वो गैस बन गया, गैस से फिर अपने सॉलिड में बर्फ बन जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उतना ही रहेगा, वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। प्लांट ऑर्डर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मींस के इनके अंदर भी प्रोडक्शन की क्वालिटी पाई जाती है, ये बड़ा हो सकता है। प्लांट आज एक लगाए, एक बीज उगाया तो 1000 बीज बनते हैं, 1000 से 1000, एक जंगल लगाया 100 जंगल बनेंगे, तो प्लांट ऑर्डर। लेकिन इनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, क्या नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन बोल सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। महसूस होता है, ये बात एक मिथ थी कि प्लांट्स को महसूस नहीं होता, लेकिन प्लांट को भी महसूस होता है, ठीक है, पर वो बोल सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर के अंदर सबसे पहला यहां पे मिलता है आई की क्वालिटी। इनको पता चलता है कि एलिफेंट को कि ये एलिफेंट है, ये ह्यूमन है, ये लायन है, ये अदर एनिमल्स हैं, और हमारी जाति ये है। तो ये एनिमल ऑर्डर को सबसे पहले कॉन्शियसनेस कहां पर आती है, एनिमल ऑर्डर के अंदर आती है। ये प्रोडक्शन भी करते हैं, इनकी जनसंख्या भी बढ़ती है, इसके साथ में इनके अंदर कॉन्शियसनेस भी आती है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसके अंदर मिसिंग है, वो है इमोशन की। इमोशन तो होते हैं, बहुत से जानवरों को आपने रोते हुए भी देखा होगा, हंसते हुए भी देखा होगा, लेकिन इसमें आई के साथ सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस नहीं हो पाते, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन पा लिए जाते हैं इमोशंस। जैसे कि ह्यूमन गुस्सा हो सकता है, खुश हो सकता है, रो सकता है, मुस्कुरा सकता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो सकता है, बहुत सारे इमोशंस, और इनको पता चलता है आई, यानी ह्यूमन बता सकता है, कॉन्शियसनेस होती है। माइंड कैसा होता है, कॉन्शियस होता है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, जो मटेरियल है वो ना प्रोडक्शन होगा ना उसमें कॉन्शियसनेस होगी। प्लांट जो है उसमें प्रोडक्शन होता है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती। एनिमल है उसमें प्रोडक्शन होगा, कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन इमोशंस कम होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन है, उसमें प्रोडक्शन भी है, इमोशन भी है और कॉन्शियसनेस भी है। ये तीनों के तीनों इसके बीच में डिफरेंस है, और यही मेजर क्वेश्चन पूछता है। और अब अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी की बात करें कि मतलब ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ हो लेकिन मटेरियल प्लांट और एनिमल को कोई हार्म ना हो। ग्रोथ तो करें आप, लेकिन इनको कोई हार्म ना करें। एनवायरमेंट ये नहीं चाहता कि आप वृक्षारोपण करें, एनवायरमेंट ये चाहता है जो खुद उसके एनवायरमेंट ने वृक्ष लगा रखे हैं, जो प्लांटेशन हुआ है, उनको डिस्ट्रॉय मत करो। जो रिवर है, एनवायरमेंट ये नहीं चाहता कि आप रिवर और करिए और वाटर निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यही चाहता है कि जो उन्होंने आपको दे रखा है केवल उनका एक्सप्लोटेशन न करें, उनको पॉल्यूशन नहीं करें। यानी कि कभी भी प्रकृति आपसे नहीं चाहती कि 10 और पेड़ लगाओ, वो आपसे चाहती है कि जो आपने 1000 पेड़ काट रहे हो उसको रोको। प्रकृति तो अपने आप खुद को क्लीनिंग कर लेगी। यदि ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आप किसी भी जगह छोड़ दीजिए, आज आप अपने घर को छोड़ दीजिए, मान लेते हैं कि वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मान लेते हैं, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में लोगों का जितना भी था प्रोडक्शन कंपनियों का बंद हुआ, तो कहा गया गंगा अपने आप ही साफ हो गई, गंगा की सफाई अपने आप ही कर दी गई। मतलब गंगा का जो पानी गंदा था, वैसे तो गंगा का पानी कभी गंदा होता नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड के पैरामीटर बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग गंगा ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हुई। बहुत सी नदियां ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हुई क्योंकि उनका एक्सप्लोटेशन बंद हो गया। तो नेचर ने अपने आप को डिजाइन ही ऐसे कर रखा है कि वो खुद ही साफ हो सकती है, खुद ही सही हो सकती है, लेकिन ह्यूमन अगर उसका एक्सप्लोटेशन न करे। तो यहां पर ये वाले पॉइंट है, मतलब बात समझ में आई ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। वापस ये 4 ऑर्डर, मटेरियल, प्लांट ऑर्डर को प्राणिक ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। अब इसके अंदर नॉलेज भी आ जाता है, ज्ञान अवस्था भी आ जाती है। अब इसके अंदर जीव अवस्था भी आ गई, जीव अवस्था भी आ गई,
और प्राण अवस्था, और हिंदी में इसको क्या बोला है, पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था मटेरियल ऑर्डर, पदार्थ है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। प्लांट ऑर्डर यानी प्राण अवस्था, यानी प्राण आ चुके हैं, ठीक है। मतलब हम इंडियंस ने पहले ही बता दिया था कि प्लांट्स के अंदर प्राण होते हैं, तो अंग्रेजों ने बहुत बाद में खोज करी कि प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग है, बाकी पहले वो नॉन लिविंग ही मानते थे। एनिमल जो है वो जीव अवस्था है, लेकिन उसके अंदर प्राण भी है और जीव भी है, उसको कॉन्शियसनेस भी, उसको डर भी है। आप लायन को देखोगे, वो एनिमल को देखेगा दूसरे को, तो उसको पता चलेगा ये मेरी प्रजाति का नहीं, इसको खाया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जीव अवस्था, और यहाँ पर ह्यूमन के पास नॉलेज है, उसके पास इमोशन है, तो पूरे नेचर की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ह्यूमन के ऊपर। लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक्सप्लॉयटेशन भी कौन करता है, ह्यूमन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। सबसे ज्यादा रक्षा करने की जिम्मेदारी, एनवायरनमेंट को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये करा जाता है। अब ये 4 ऑर्डर्स आ गए वापस से, और इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये ह्यूमन ऑर्डर है, ये ह्यूमन ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, बायो ऑर्डर है, बायो ऑर्डर को ही प्लांट ऑर्डर कहते हैं, और ये फिजिकल ऑर्डर है जिसमें सॉइल, मेटल, सारी के सारे पदार्थ होते हैं। ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर एक भी एनवायरनमेंट का एक भी पॉइंट अगर डिफरेंट आता है, अगर प्रॉब्लम आता है, तो वो ह्यूमन के कारण आता है। मेजर अगर वो सॉइल को परेशान करेगा, यहाँ पर एक्सप्लोटेशन करेगा, यहाँ पर, तो वहां उससे बायो जो उसका एनवायरनमेंट है वो प्रभावित होगा, एनिमल प्रभावित होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक कंपनी एक लैंड एक्वायर करती है, करीबन 100 एकड़ का लैंड एक्वायर करती है, और वहां पे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने जाती है। तो वो जब लैंड उसने एक्वायर करा, तो वहां की जो सॉइल थी, जो वहां के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फ्रूटफुल थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन एक मुट्ठी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मेरी हाथ की मुट्ठी के बराबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करीबन 6 से 7 अरब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। मतलब कि इतने छोटे जीवाश्म उसके अंदर जीवन उसका रहता है। तो इतना सारा जीवन उस कंपनी के वहां स्टैब्लिश होने से बर्बाद हो गया। जब वो बर्बाद हुआ, तो उसके साथ बहुत सारे प्लांट्स थे, वो बर्बाद हुए। जब प्लांट्स बर्बाद हुए, तो उस पर रहने वाले पक्षी, उस पर निवास करने वाले जीव जंतु, वो सभी बर्बाद हुए। यानी उनका जो एनवायरनमेंट था, जो इकोसिस्टम था, वो बर्बाद हो गया। यानी कि ह्यूमन इन तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। यदि हमने सॉइल को बर्बाद किया, तो उसका प्लांटेशन बर्बाद होगा, प्लांटेशन और एनिमल उसके इनडायरेक्टली बर्बाद होंगे। मींस कि हमको क्या करना है, हमको जब भी आप ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका पॉजिटिव वे के अंदर आंसर लिखना है कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली लिविंग एंटिटी which have emotions, which have knowledge and they can implement their consciousness। हम हमारे इंप्लीमेंट किसको कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को, किसको, सेव करने में। अगर अपने पदार्थों को, प्लांट्स को और एनिमल की रक्षा नहीं करेंगे, तो कोई नहीं कर सके। मीन्स कि आज किसी डॉग को नहीं बोला जा सकता, कैट को नहीं बोला जा सकता, लायन को नहीं बोला जा सकता कि एनवायरनमेंट सुरक्षित करें। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रक्षक भक्षक बना हुआ है। तो ऐसा होता है, तब एनवायरनमेंट असुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हाउ, कि कैसे किया जाए, वो ऐसे किया जाए, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द नेचर। नेचर का क्या पॉइंट रहता है, सेल्फ रेगुलेशन रहता है, यानी कि नेचर खुद ठीक हो जाती है। सेल्फ रेगुलेशन और रिसाइक्लेबिलिटी भी होती है। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब यह है कि नेचर खुद को ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है। खुद को ठीक करने में कैसे सक्षम है, एक एग्जांपल देता हूं। लेकिन एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई सी लायन है, ठीक है, कोई एक एनिमल को किल करा, ठीक है, उस एनिमल को किल करा। अब उस एनिमल को किल करने के बाद वो एनिमल की जो बॉडी है वो वहीं रह जाएगी, क्योंकि लायन ने उसका मांस खा लिया, मीट खा लिया, उसके बाद गिद्दे खा गए, उसके बाद भेड़िया खा गए, उसके बाद अपने लोमड़ी खा गई, ठीक है, इतने सारे एनिमल्स उसको खा गए। उसके बाद भी उसकी बॉडी वहीं रह जाएगी। बॉडी में क्या रह जाएगा, बोन्स रह जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर लग जाते हैं, और बोन्स भी एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो वो डेड बॉडी रहेगी, ठीक है, जो वो बॉडी रहेगी वो भी करीबन 90 डेज में पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नेचर पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी नेचर अपने आप को सेल्फ रेगुलेट रखता है। सेल्फ रेगुलेट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फिर देता हूं, एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि ये सी है, सी में वाटर है ना, यहां से क्या होता है, इवोपरेट होता है, इवोपरेट होके वो बादल बनेगा, ठीक है, वो बादल जाके वापस पेड़ों में, यहां पर माउंटेन्स में जाएगा, ठीक है, और माउंटेन से वापस नदी के रूप में वापस इसमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, कि वाटर इवोपरेट होगा,
बादल बनेगा, बादल वापस माउंटेन या लैंड एरिया में जाएगा, फिर नदियों के माध्यम से फिर से पानी किस में पहुंच जाएगा, सी में पहुंच जाएगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेगुलेशन। और यही क्या चलाती है? रिसाइक्लेबिलिटी भी। यानी कोई भी चीज खराब हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर, वो खराब नहीं मानी जाती, उसको कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। इसलिए कितने भी हमारे सेंचुरी बने हुए हैं इंडिया के अंदर, उनमें से एक लकड़ी ले जाना भी अलाउड नहीं, क्योंकि लकड़ी भी दीमक का घर है और दीमक के ऊपर कोई अन्य प्रजाति डिपेंड है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है। तो देयर आर सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, सेवरल साइकिल प्रोसेस वी कैन सी इन द नेचर। फॉर एग्जांपल द साइकिल ऑफ वाटर, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया बुक में भी वही दिया हुआ है। साइकिल ऑफ वाटर इवोपरेटिंग होती है, कंसीडरिंग होती है, फिर बैक इनटू वाटर इनटू वेदर फिनोमेना, सेम वापस से वाटर अपने अंदर आ जाता है। और इसी तरीके से सेल्फ रेगुलेटेड अपना एनवायरनमेंट चलता है। आप एनवायरनमेंट को बड़ा ध्यान से देखिए कि वो एनवायरनमेंट चल कैसे रहा है। हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है। कहीं पे कोई प्लांट अगर आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वहां पे जो जीव जंतु है उनके लिए वो बना है। जैसे कि आप देखेंगे जो रेगिस्तान के इलाका है वहां पे प्लांट्स की जो हमको क्या कहते हैं कि प्रजातियां मिलती हैं, वो अलग तरीके की मिलती है। जब हम रेगिस्तान से अपने नॉर्मल लैंड में आते हैं तो वहां पे प्रजातियां अलग तरीके की, किस्में अलग तरीके की मिलती है। जब माउंटेन पे चले जाते हैं तो किस्में अलग तरीके की मिलती है। यानी कि वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्लांटेशन होते हैं, और प्लांटेशन के अकॉर्डिंग वो एनिमल्स वहां पे सर्वाइव करते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम एक तंत्र या एक ऑर्डर को डिफीट करते हैं या हटाते हैं तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाएगा। तो यही रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसमें समस्या आने वाली नहीं है। और थ्योरी मैंने भर भर के लिख दी है, पीपीटी अभी मिल जाएगी। अब अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस एंड द को एग्जिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। बीटेक और बी फार्मा स्टूडेंट के लिए भी बता देता हूं, और एमबीए, तीन के अंदर ये टॉपिक बार बार 4th यूनिट से पूछा गया है। क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज अ को एक्सिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है जैसे कि हमारे रूम पार्टनर होते हैं ना, रूम पार्टनर एक साथ सर्वाइव करते हैं एक ही रूम के अंदर, वैसे की तरह पार्टनर, वैसे की तरह हमको अर्थ पे हमारे सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड मटेरियल तीनों के साथ सह अस्तित्व में रहना है ना। ह्यूमन को किसके साथ सह अस्तित्व में रहता है? एनिमल, प्लांट्स और मटेरियल्स के साथ में। ये कहलाता है सह अस्तित्व। ऑल यूनिट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ नेचर, यानी कि चारों यूनिट क्या मिलकर बनाती है? नेचर बनाती है। स्पेस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट नेचर स्पेस। अब को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व का मतलब हम भी ग्रोथ करें, हमारे एनिमल्स भी ग्रोथ करें, प्लांटेशन भी ग्रोथ करें, और मटेरियल जो है वो ग्रोथ तो होती नहीं है मटेरियल की, मटेरियल जो है वो उसका डिक्रीमेंट ना हो, वो इंक्रीज ही भी ना करे बट डिक्रीमेंट तो ना हो, मतलब जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो। तो एग्जिस्टेंस का यहां पर दे रखा है एग्जिस्ट, एसेंस, whatever is exist, मतलब कि जो भी हमारे साथ है उसके साथ हम कैसे रहें? हार्मोनी के साथ रहें। इसी को बोला जाता है एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व, जो भी हमारे साथ रहे वो कैसे रहे? हार्मोनी में साथ रहे। यानी रूम पार्टनर के साथ हम रहते हैं ना, वो भी किसी बात पे एग्री, हम भी किसी बात पे एग्री, तो हार्मोनी ही हो गई। तो इसी तरीके से जितने भी एनवायरमेंट है, नेचर है, हम भी उसी के साथ वैसे ही बने के रहे जैसे एनवायरमेंट चाहता है। यानी नदी जिस बहाव से जाना चाहती है, जिस रास्ते से जाना चाहती है, हम भी उसी रास्ते से उसको बहने के लिए दें। ऐसा नहीं कि डैम बना दें और उसका रास्ता चेंज कर दें। इससे कुछ समय के लिए तो बढ़िया होगा, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम बाढ़ आ जाएगी, और जहां पे सूखा नहीं पड़ता होगा वहां पे सूखा हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। आज सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ती, बारिश के मौसम में बारिश कम होती है। लोग ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट सिस्टम के साथ परेशानी कर रखी है। जितना प्लांटेशन होने चाहिए उतना प्लांटेशन हम करते नहीं है। एक पूरा लैंड लॉक करा, 100 एकड़ का लैंड लिया, 1 लाख पेड़ लगे थे, मान लो छोटे छोटे प्लांट लगे थे, 1 लाख छोटे छोटे प्लांट लगे थे उसके ऊपर, उसके एवज में हमने 5 प्लांट लगा दिए और कहा कि इक्वल हो गया भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया। प्लांटेशन घर सबको सुंदर करना है, लेकिन पहले जहां पर अपन रहते हैं वहां पे कोई प्लांट होना नहीं चाहिए। यानी को एग्जिस्टेंस में कोई रहना नहीं चाहता। हाँ, शोबाजी के लिए नकली फूल सबको लगाने, असली का फूल गमला किसी को लगाना पसंद नहीं आता घर के भीतर। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस की बात है। ठीक है,
सिंपल है टॉपिक, कोई इसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं है समझाने लायक। को एग्जिस्टेंस वापिस से सह अस्तित्व, मतलब एक ही टॉपिक दो दो तीन तीन बार रिपीट किया गया है। एक एग्जिस्टेंस है यानी कि अस्तित्व, और को एग्जिस्टेंस है यानी सह अस्तित्व। एग्जिस्ट को एग्जिस्टेंस विच टू और मोर ग्रुप लिविंग टुगेदर व्हाइल रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंस। अब एक हिंदू और मुस्लिम साथ में रहे, दोनों की रेस्पेक्ट करके, यही को एग्जिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर किसी आइडियोलॉजी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और नेचर की बात हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पर कास्टिज्म में मत चले जाना। आंसर जब राइट अप कर रहे हो, यहाँ पर आंसर ह्यूमन बीइंग और नेचुरल एनवायरनमेंट पे लिखना है। लिविंग टुगेदर, टू और मोर ग्रुप लिविंग टुगेदर व्हाइल रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेस। ठीक है, टू एग्जिस्ट टुगेदर, टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड लिव विद डिफरेंसेस, यानी रिकॉग्नाइज करना, वो अलग है और हम अलग है। Have a relationship between person and group and none party trying to destroy the other। अब आप देखिए कि एनवायरमेंट भी कैसा बना है कि शेर को भूख लगती है तभी वो शिकार पे जाता है या उसकी रक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है, उसको जब भूख लगती है या उसकी जब अपनी रक्षा की बात आती है तभी वो शिकार करता है। बाकी तो एनवायरमेंट फल फूल ही रहा है ना। एलिफेंट भी है, जिराफ भी है, ठीक है, जेब्रा भी है, सभी हैं, बफेलो भी हैं, सभी उनके साथ एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और फल फूल भी रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन जब उनको शिकार की जरूरत होती है, जब उनको फूड की जरूरत होती है, तब वो शिकार करते हैं। ठीक है, या उनको कोई थ्रेटनिंग लगती है तब वो अपनी रक्षा के लिए वार करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो एग्जिस्ट टुगेदर एंड लिविंग कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट विद द म्यूचुअल टॉलरेंस कि आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। लेकिन जब बात आती थी उनकी फूड की तभी वो शिकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो शिकार करते रहते हैं। इवन महीने में शेर 1 से 2 बार ही शिकार करता है, यानी कि 1 बफेलो 2 बफेलो ही गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो एग्जिस्टेंस इसी को कहते हैं कि आप भी विकास करें, हम भी विकास करें और साथ में इस प्रकृति के साथ विकास करें। नेक्स्ट क्या है, होलिस्टिक परसेप्शन। होलिस्टिक परसेप्शन का मतलब समग्र धारणा, यानी कहा जाता है इसमें समग्र धारणा का मतलब कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, इसको बोला जाता है। यानी कि ऑल नेचर रिलेट टू द ह्यूमन बीइंग, यानी कि पूरा विश्व, पूरा पर्यावरण, विश्व, वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको होलिस्टिक परसेप्शन बोला गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन देने के चक्कर में इनको भी दे बैठता है। अब ये क्या है, द एग्जिस्टेंस इन द यूनिट इन द स्पेस, देयर इज द एम्प्टी एरिया ऑफ द अराउंड। एग्जिस्टेंस का मतलब जो हमारे पास स्पेस है। यूनिट आर 2 टाइप्स, मटेरियल एंड कॉन्शियस। ठीक है। हाँ, अपन को क्या लिखना है इसके अंदर, ये बुकिश थ्योरी के ऊपर अपन नहीं जाएंगे, सीधा लिखेंगे होलिस्टिक परसेप्शन इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस विद द नेचर, मीन्स each and every entity, entire in the world, entire in the earth, living together, grow together with their differences, with respect। यानी पूरा विश्व एक परिवार है, सभी जीवों को यहाँ पर जीने का समान अधिकार है, भले वो एक चींटी हो कि एक हाथी हो, भले इंसान हो कि शेर हो, भले नदी हो कि पेड़ हो, उन सबको जीने का उतना ही अधिकार है जितना प्रकृति ने आपको दे रखा है। और हम सभी विकास करें और उसके भी हितों की रक्षा और हमारे भी हितों की रक्षा हो, दैट इज द होलिस्टिक परसेप्शन, समग्र विकास। ठीक है, कंपनी में बात करी जाए तो टाटा की कंपनी जो है वो समग्र विकास की कंपनी है, बिरला की कंपनी जो है वो समग्र विकास की कंपनी। मीन्स जिस एरिया में वो आते हैं वो एरिया का एरिया ग्रोथ हो जाता है। वो कंपनी तो ग्रोथ होती है लेकिन वो एरिया का एरिया ग्रोथ हो जाता है, दैट इज द होलिस्टिक परसेप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में 4th यूनिट भी का रिवीजन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया और जिससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट को ही बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आपको सीधा बताता हूँ, एक तो मटेरियल ऑर्डर का क्वेश्चन बनता है, एक इसके अंदर ये होलिस्टिक परसेप्शन का क्वेश्चन बनता है और एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये को एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तीनों क्वेश्चन अगर आपने रट लिए, अच्छे से याद कर लिए, रट भी लिए, याद भी कर लिए, समझ में भी आ गए, जो भी व्हाटएवर, तो 4th यूनिट का एक क्वेश्चन पूरा पक्का है, 10 नंबर पूरे आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। कहीं कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो 4th यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो, आई एम रेडी टू हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद।